हेलो बच्चों, मैं वर्मा दीपक आप सभी का टेस्टिफाइड ट्यूटोरियल्स क्लासेस में स्वागत करता हूं। कल हम लोग पढ़ रहे थे क्लास नाइन्थ केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट मैटर इन आवर सराउंडिंग, जो कि यशचंद्र पब्लिकेशन बुक का पहला चैप्टर है और ये क्लास नाइन्थ का बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। अब इस लेक्चर में हम आगे पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, इसका मतलब हुआ कि जो भी मैटर के पार्टिकल्स हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उनके गुण क्या हैं, क्या वो गुण शो करते हैं। तो सबसे पहला ही इसमें पॉइंट है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। इससे पहले भी मैंने आपको बता चुका है कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं, जिनको कि हम सिर्फ नेक्ड आई से ही नहीं बल्कि पावरफुल माइक्रोस्कोप के द्वारा भी नहीं देख पाते हैं। फिर इसमें आपका दूसरा जो पॉइंट है वो है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। मीन्स कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में खाली जगह होता है। मैटर की ये दूसरी प्रॉपर्टी है। पहली प्रॉपर्टी थी कि जो भी पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं। ठीक है। और दूसरी प्रॉपर्टी है कि मैटर के इन पार्टिकल्स में स्पेस होता है, खाली जगह होता है। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं। मीन्स कि ये सपोज करो मैटर का एक पार्टिकल है, किसी भी मैटर का एक पार्टिकल है, ये कॉन्स्टेंटली एक जगह से दूसरी जगह ऐसे हमेशा क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। इसको पिछले क्लासेज में हमने अच्छे तरीके से देखा था। और जो चौथा पॉइंट इसमें दिया है वो है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। मीन्स कि किसी भी मैटर के पार्टिकल्स जो हैं, जो छोटे छोटे कण हैं, वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं, खींच रहे हैं। इन्हीं चारों पॉइंट्स, इन्हीं चारों कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे और समझेंगे एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू कि कैसे मैटर के पार्टिकल्स जो हैं बहुत छोटे हैं। ये पहला जो पॉइंट है हमारा, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। इस चीज़ को हम एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूफ करेंगे। यहाँ पर जो आप ये चीज़ देख रहे हो इसे हम बीकर बोलते हैं, जो कि केमिस्ट्री लैब में आपके अवेलेबल होता है। केमिस्ट्री लैब में ये बीकर जो है रखा रहता है। ये एक तरह का कंटेनर है, बर्तन है, या तो ये ग्लास का रहेगा या फिर प्लास्टिक का भी हो सकता है, जिसमें हम अलग अलग प्रकार के लिक्विड्स को रखते हैं। यहाँ पर इस एक्सपेरिमेंट को प्रूफ करने के लिए हमने ले रखा है पोटेशियम परमैंगनेट। पिछले क्लासेस में भी मैंने आपको पोटेशियम परमैंगनेट दिखाया था। यहाँ भी पोटेशियम परमैंगनेट के कुछ क्रिस्टल्स दिखाए गए हैं। ये सभी पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल हैं जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। और अगर आपको याद हो तो मैंने ये भी बताया था कि पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल जो होते हैं वो किस कलर के होते हैं, तो वो पर्पल कलर के होते हैं। पर्पल कलर मीन्स कि बैगनी रंग के होते हैं। ठीक है, चलिए तो इस एक्सपेरिमेंट को हम कैसे करेंगे तो इसके लिए मैं आपको समझा रहा हूँ। सपोज कीजिए आपने एक बीकर लिया और इसमें आप 100 ml वाटर लिए हैं। इसमें आपने क्या लिया, 100 ml वाटर ले लिया। कितना, 100 ml। इस 100 ml वाटर में आप पोटेशियम परमैंगनेट के कुछ क्रिस्टल्स को डाल दीजिए। पोटेशियम परमैंगनेट के कुछ क्रिस्टल्स को यहाँ पर हम रख रहे हैं। ठीक है, अब होगा क्या कि डिफ्यूज़न प्रोसेस स्टार्ट होगा और डिफ्यूज़न प्रोसेस में ये पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स जो हैं इस पूरे वाटर के पार्टिकल्स में जा करके और घुल जाएंगे और पूरे सॉल्यूशन को ही पर्पल कलर का बना देंगे।
एक अब अगला स्टेप हमको क्या करना है, ऐसा ही एक और बीकर लेना है हमें, जस्ट ऐसा ही हम एक और बीकर लेंगे और इस अगले वाले बीकर में 90 ml वाटर लेंगे। कितना? 90 ml वाटर ले लेंगे और ये जो पिछले वाले बीकर में जो सॉल्यूशन बना था, इस सॉल्यूशन में से हम 10 ml, इस सॉल्यूशन में से 10 ml 10 ml निकाल लेंगे और इस 90 ml वाले बीकर में फिर से इस 10 ml के सॉल्यूशन को डाल देंगे। अब टोटल कितना फिर से सॉल्यूशन बन गया? 90 ml प्लस 10 ml, मीन्स कि फिर से इसमें 100 ml सॉल्यूशन बन चुका है। बट अभी के कंडीशन में जब हम 10 ml पोटेशियम परमैंगनेट के सॉल्यूशन में 90 ml वाटर डाला, 90 ml वाटर डाला तो ये डाइल्यूट हो गया। इसे ही क्या कहते हैं? डाइल्यूट होना, मीन्स कि इसे हम डाइल्यूशन कहते हैं। फिर इसी प्रोसेस को हम फिर आगे दोहराएंगे। इसमें फिर से हम अगला एक 3rd नंबर का बीकर लेंगे। इस बीकर में फिर से हम कितना वाटर फिल करेंगे बच्चों? 90 ml, 90 ml फिर से पानी भर देंगे और जो पिछला वाला हमारा सॉल्यूशन बना था, इस वाले सॉल्यूशन में से फिर हम 10 ml सॉल्यूशन को लेंगे और उस 10 ml सॉल्यूशन को ला करके फिर इसमें डाइल्यूट करा देंगे, मिला देंगे। फिर से ये 100 ml का सॉल्यूशन बन गया। फिर क्या करेंगे कि फिर नेक्स्ट स्टेप में फिर से एक बीकर लेंगे। उस बीकर में पिछले वाला जो हमारा सॉल्यूशन बना था, इस बीकर से 10 ml सॉल्यूशन उठाएंगे और इसमें भर देंगे। फिर 90 ml वाटर डाल देंगे, इसमें फिर से 90 मिलीलीटर पानी डाल देंगे और ये प्रोसेस ऐसे ही हम 3 से 4 बार दोहराते रहेंगे। इससे आपको क्या देखने को मिलेगा? देखिए इस फिगर में क्या हुआ है। पहले वाले फिगर में ये आप देख सकते हैं इसमें कि इसमें पोटेशियम परमैंगनेट, जिसका फार्मूला होता है KMnO4, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट है जो कि क्रिस्टल फॉर्म में होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पोटेशियम परमैंगनेट है और इसको हमने पानी में घोल रखा है। कितने पानी में? 100 ml के वाटर में। फिर अगले स्टेप में इसे हमने डाइल्यूट किया मीन्स इसमें और पानी मिला दिया। 90 ml हमने इसमें पानी लिया और प्लस 10 ml जो है इस पिछले वाले बीकर में से 10 ml का सॉल्यूशन इसमें डाल दिया। यही प्रोसेस फिर इसे आगे डाइल्यूट करेंगे। अब सेकेंड वाले बीकर से 10 ml सॉल्यूशन इसमें लेंगे और प्लस 90 ml वाटर ले लेंगे। फिर वही प्रोसेस दोहराएंगे, इसमें फिर 10 ml ले लेंगे और इसमें 90 ml वाटर ले लेंगे। फिर ये प्रोसेस दोहराएंगे और फिर यही प्रोसेस दोहराएंगे। ये प्रोसेस करते करते 5 to 6 टाइम्स इस चीज़ को हम करेंगे तो हमको देखने को मिलेगा कि जो पहला कंसंट्रेटेड पोटेशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन था वो बहुत ही गाढ़ा पर्पल था, डीप पर्पल कलर था हमारा। बट जैसे ही इस चीज़ को आगे हम दोहराते रहें और इसे डाइल्यूट करते रहें तो धीरे धीरे कलर जो है वो आपका हल्का होता चला जा रहा है। धीरे धीरे कलर जो है इसका आपका हल्का होता चला जा रहा है और लास्ट में यहाँ पर आते आते ये कलर पिंक कलर का हो गया है। इस कलर का पिंक कलर का। बल्कि यहाँ पर हमको ध्यान देने वाली बात ये है कि ये लास्ट वाले बीकर में भी पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल्स हैं, तभी तो ये पिंक कलर का दिखाई दे रहा है। अदरवाइज अगर ऐसा ना होता, पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल्स नहीं होते हैं तो ये कलरलेस लिक्विड यानी कि बिल्कुल वाटर के जैसा दिखाई देता। लेकिन ये बिल्कुल वाटर के जैसा नहीं दिखाई दे रहा है, ये पिंक कलर का दिख रहा है। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो भी मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं। कि ये छोटा सा हमने पोटेशियम परमैंगनेट इसका 1, 2 या 3 क्रिस्टल को लिए थे और इसमें हमने क्या कर दिया था? डाइल्यूट करा दिया था। वहीं 2 से 3 क्रिस्टल इतने सारे बीकर्स में पानी डाल डालकर हमने डाइल्यूट किया, उसके बावजूद भी इसका कलर पूरी तरह से नहीं गया। फिर भी
ये पिंक कलर का भी रह गया। तो इस चीज़ से ये प्रूफ होता है कि ये जो मैटर था हमारा पोटेशियम परमैंगनेट, इसके पार्टिकल्स जो थे बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये पॉइंट्स आपको समझ आ गया होगा। अब जो हमारा दूसरा पॉइंट है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, मीन्स कि जो भी मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है, खाली जगह होता है। ये हमारा दूसरा पॉइंट था कि जो भी मैटर है उनके बीच में खाली जगह रहता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ये पार्टिकल्स बनाया, इनके बीच में क्या है, खाली जगह है। इन सभी के बीच में क्या है, खाली जगह है। इसी चीज़ को अब हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूफ करेंगे कि मैटर के पार्टिकल्स में खाली जगह होता है। इस एक्सपेरिमेंट को प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया कि एक बीकर लिया, फिर से हमने क्या लिया, बीकर लिया, और इस बीकर में वाटर फिल कर दिया। ये जो चीज़ दिखाई दे रही है ये है वाटर। बीकर में हमने क्या डाला, वाटर डाला, और बीकर के एक पार्ट पर, एक जगह पे हम मार्क लगा दिए रेड कलर से, इसको क्या कर दिया हमने, मार्क लगा दिया। ठीक है, अब इस बीकर में 100 ml वाटर है, इस बीकर में 100 ml वाटर भरा हुआ है, और इसके साथ ही इसमें हम 50 ग्राम शुगर डालेंगे। 50 ग्राम 50 ग्राम शुगर इसमें हमने डाला। अब 50 ग्राम शुगर डालने के बाद एक ग्लास रॉड से इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे, अच्छी तरह से घोल लेंगे। उसके बाद तीसरे वाले सॉल्यूशन में देखेंगे कि क्या इस बीकर में आपने जो मार्क लगाया था, वाटर लेवल का जो मार्क लगाया था, क्या वो लेवल बढ़ गया। तो हमें यहाँ से ये दिखेगा कि नहीं, जो लेवल जहाँ पर हमने वाटर का लेवल लगाया हुआ था अभी भी वाटर लेवल वहीं पे है। शुगर सॉल्यूशन ये जो पूरा बन चुका है अब शुगर सॉल्यूशन, यानी कि ये सिर्फ अब वाटर नहीं है, ये क्या है, वाटर प्लस शुगर, ये दोनों चीज़ों का मिक्सचर बन चुका है। लेकिन लेवल अभी भी नहीं बढ़ा आपका, जो वॉल्यूम पहले था इसमें वही वॉल्यूम अभी भी है। तो इस चीज़ से ये प्रूफ होता है कि जो भी वाटर के पार्टिकल्स रहे होंगे उनके बीच में कुछ ना कुछ जगह रहा होगा, स्पेस रहा होगा, और उसी स्पेस के बीच में शुगर के पार्टिकल्स जा कर के और बैठ गए होंगे। इन्हीं स्पेस के बीच में शुगर के पार्टिकल्स जा कर के बैठ गए हैं, जिससे कि वाटर का लेवल बढ़ा नहीं है, पहले जितना वॉल्यूम था उतना ही वॉल्यूम अब भी है। तो ये एक्सपेरिमेंट हम तभी शो कर सकते हैं जबकि हम ये एज्यूम करें कि मैटर के पार्टिकल्स में स्पेस होता है। अगर स्पेस ना होता, मैटर के पार्टिकल्स के बीच अगर स्पेस ना होता तो यहाँ पर जो वाटर का लेवल है वो बढ़कर यहाँ चला जाना चाहिए था और इसका वॉल्यूम जो है बढ़ जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि मैटर के पार्टिकल्स के बीच में खाली जगह हैं और उन्हीं खाली जगह के बीच शुगर का जो पार्टिकल है वो जा कर के सेटल हो चुका है। ठीक है, तो हम इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू इस चीज़ को मान सकते हैं कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में खाली जगह होता है। अब जो अगला पॉइंट है हमारा वो है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, यानी कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं, जो भी मैटर के पार्टिकल्स हैं छोटे छोटे, वो लगातार मूव कर रहे हैं, लगातार इधर उधर घूम रहे हैं, लगातार इधर उधर आपके वो क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं, किसी एक जगह पे फिक्स बैठे हुए नहीं हैं। इस चीज़ को हम पिछले क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं और ब्राउनियन मोशन और डिफ्यूज़न के प्रोसेस के हेल्प से हम उस चीज़ को समझे भी थे कि कैसे मैटर के पार्टिकल्स जो हैं लगातार घूमते रहते हैं, इधर उधर वो क्या करते हैं, घूमते रहते हैं। यहाँ पर भी एक एग्जाम्पल दिया गया है, ये है आपका इंसेंस स्टिक, अगरबत्ती, और इस अगरबत्ती को जब जलाया गया तो इसमें से स्मोक निकला, धुआं, और ये स्मोक, अच्छा चलिए ठीक है, मैं बताऊं आपको, आप सोचोगे कि इसमें पार्टिकल्स कहाँ हैं।
मैंने पहले ही आपको बताया, शुरुआत के लेक्चर के शुरुआत में ही मैंने कह दिया था कि जो भी मैटर होता है वो जगह घेरता है और उसमें कुछ न कुछ मास होता है। और उसमें हमने एयर का एग्जाम्पल दिया था कि एयर जो है ये भी क्या है, मैटर ही है। मीन्स कि ये भी कुछ न कुछ जगह घेर रहा है और इसमें भी कुछ न कुछ मास है। तो यहाँ पर जो इंसेंस स्टिक अगरबत्ती हमने जलाया, इससे जो ये धुआं निकल रहा है ये भी क्या है, एक मैटर ही है। और ये मैटर होने के कारण इसमें क्या है, इनके पार्टिकल्स जो हैं कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं, लगातार घूम रहे हैं। अगर अगरबत्ती को किसी घर के एक कॉर्नर में अगर अगरबत्ती को हम जला दें तो बहुत ही तेज़ी से वो एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर में, यहाँ तक कि पूरे रूम में उसका जो स्मेल होगा वो फैल जाएगा। ये बात किस चीज़ को प्रूफ कर रहा है? ये बात इसी चीज़ को प्रूफ कर रहा है कि जो ये पार्टिकल्स थे पहले जो यहाँ थे, ये मूव करते करते पूरे रूम में आके फैल चुके हैं। यहाँ से ये कंक्लूजन निकलता है कि पार्टिकल्स के मैटर जो होते हैं लगातार मूव कर रहे हैं, लगातार घूम रहे हैं। इसका अगर मैं दूसरा एग्जांपल लूँ तो ये है आपका, ये जो क्रिस्टल आपको दिखाया गया है ये कॉपर सल्फेट है, CuSO4, जिसे हम कॉपर सल्फेट कहते हैं। ये एक प्रकार का क्रिस्टल है और इसे भी हम क्या मानेंगे, मैटर ही मानेंगे। अब इस क्रिस्टल को हमने क्या किया कि यहाँ पर एक हम टेस्ट ट्यूब लिए और इस टेस्ट ट्यूब में कुछ वाटर भरें और 2 से 3 क्रिस्टल्स को उठा करके और इस टेस्ट ट्यूब में ला करके डाल दिए। अब थोड़ी देर बाद डिफ्यूज़न का प्रोसेस स्टार्ट होगा। मीन्स कि वो खुद ब खुद अपने आप उस पानी में घुलना चालू हो जाएगा, मिलना चालू हो जाएगा। और कुछ ही देर के बाद हम देखेंगे कि ये जो क्रिस्टल्स थे पोटेशियम परमैंगनेट के, वो पहले सिर्फ इसके तली में थे और अभी इसका लेवल बढ़कर यहाँ तक पहुँच गया है। इसका मतलब यही हुआ कि यहाँ पर जो भी पार्टिकल्स थे आपके कॉपर सल्फेट के, वो धीरे धीरे मूव किए ऊपर की तरफ, धीरे धीरे मूव किए, मोशन किए और यहाँ तक पहुँच गए हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट से भी हम देख सकते हैं कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो लगातार घूमते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। मीन्स कि जो भी मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं, आकर्षित करते हैं। वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं या फिर आकर्षित करते हैं। उसी चीज़ को हमें प्रूफ करना है और हम इस चीज़ को यहाँ पर देखेंगे। देखिए ये जो पहले केस में फिगर बनाया गया है ये आपका एक सॉलिड है, और इस सॉलिड में इस मैटर के पार्टिकल्स दिखाए गए हैं कि कैसे वो बिल्कुल एकदम पास चिपके हुए हैं, बिल्कुल एकदम पास एक दूसरे से चिपक करके और क्लोजली पैक्ड हैं एक दूसरे से। इससे हम क्या समझ रहे हैं, इससे हमको यही समझ आ रहा है कि ज़रूर ये वाला पार्टिकल जो है अपने बगल वाले पार्टिकल्स पर एक अट्रैक्शनल फोर्स लगा रहा होगा, अपनी तरफ इसको आकर्षित कर रहा होगा। ये पार्टिकल इस पार्टिकल पर लगा रहा होगा अट्रैक्शनल फोर्स, फिर ऊपर वाला पार्टिकल नीचे वाले पार्टिकल को अट्रैक्ट कर रहा होगा, यहाँ वाला पार्टिकल इस पार्टिकल को, ये बगल वाले पार्टिकल को, फिर अपने ऊपर वाले पार्टिकल को, फिर ये इसके बगल वाले पार्टिकल को। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो भी मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं एक फोर्स लगा करके। वैसे ही ये एक तुम्हारा लिक्विड का एग्जाम्पल है बच्चों, जिसमें दिखाया गया है आपका कि लिक्विड के भी पार्टिकल्स जो हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। बट यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि सॉलिड के तुलना में लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच जो अट्रैक्शनल फोर्स होगा, आकर्षण बल जो होगा वो कम होगा।
और यहाँ जो दिखाया गया है वो एक गैस का पार्टिकल दिखाया गया है। गैस के पार्टिकल्स जो हैं ये भी एक दूसरे को अपनी तरफ क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन लिक्विड के तुलना में कम फोर्स लगा करके अट्रैक्ट कर रहे हैं। इसका रीज़न क्या है, इसका कारण क्या है? रीज़न यही है कि लिक्विड में जो पार्टिकल्स थे उनके बीच की दूरी क्या है, बढ़ गई है, क्योंकि ये सभी पार्टिकल्स एक दूसरे से आपस में बिल्कुल चिपके हुए नहीं हैं। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर एक पार्टिकल ये है और एक पार्टिकल ये है, इनके बीच में हल्का सा थोड़ा सा गैप आ गया है, जिसके वजह से इनके बीच जो अट्रैक्शनल फोर्स है वो थोड़ा क्या हो गया है, कम हो गया है। और यहाँ पर देखें तो गैस के पार्टिकल्स के बीच में ये स्पेस और ज़्यादा बढ़ गया, और ये जगह बढ़ने के कारण से इनके बीच में अब जो अट्रैक्शनल फोर्स है, आकर्षण बल है, वो लिक्विड की तुलना में और ज़्यादा कम हो गया है। वैसे ही यहाँ आप देख सकते हैं ये सॉलिड है, सॉलिड में कैसे सभी पार्टिकल्स जो हैं लिक्विड के, सॉलिड के सभी, मैटर के सभी पार्टिकल्स जो हैं वो एक दूसरे से कैसे एक फिक्स पैटर्न में यहाँ पर बंधे हुए हैं, बाइंड हैं। तो ये चीज़ हम कब समझ सकते हैं? निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा होगा, बल लग रहा होगा इनके बीच में, तभी तो ये एक दूसरे से चिपके हुए हैं एकदम बिल्कुल पास पास। और यहाँ दूसरे केस में लिक्विड है, लिक्विड के इस पार्टिकल को देखिए और इस पार्टिकल को देखिए, इन दोनों के बीच में जो गैपिंग है वो इसके तुलना में थोड़ा ज़्यादा है, और गैप ज़्यादा होने की वजह से अट्रैक्शनल फोर्स इसमें कम हो गया, किसकी तुलना में, सॉलिड की तुलना में। और बात जब गैस की होती है तो गैस के पार्टिकल्स जो हैं इनके बीच में देखिए ये स्पेस कितना ज़्यादा है, लिक्विड से भी और ज़्यादा स्पेस है, और स्पेस बढ़ने की वजह से इनके बीच में खाली जगह जो है वो बढ़ने की वजह से इनके बीच में अट्रैक्शनल फोर्स, इन दो पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शनल फोर्स और ज़्यादा कम हो गया। ठीक, अब आगे हम देख रहे हैं, चलते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मीन्स की आकर्षण बल। जिस फोर्स से मैटर के पार्टिकल्स एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, खींचते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ दिखाया गया है कैसे ये सभी पार्टिकल्स में, इन सभी पार्टिकल्स में अट्रैक्शनल फोर्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। यहाँ पर अट्रैक्शनल फोर्स जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। क्यों? क्योंकि ये सभी एक दूसरे से क्लोजली पैक हैं, बिल्कुल पास पास में एकदम चिपके हुए हैं। तो यहाँ पर बहुत ही, देखिए लिखा हुआ है पार्टिकल्स हेल्ड टाइटली। यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा क्लोजली पैक हैं, इस वजह से इनके बीच का फोर्स क्या हो गया, बहुत स्ट्रांग हो गया। जबकि यहाँ पर जो पार्टिकल्स दिखाए गए हैं वो एक दूसरे से थोड़ी दूरी पे हैं, क्लोजली पैक नहीं हैं, जिसकी वजह से इनके बीच का जो फोर्स है, अट्रैक्शनल फोर्स है, आकर्षण बल है, वो क्या है, कम है। तो इसे हम कहेंगे वीक फोर्स। अब इसी टॉपिक में हम आगे चलते हैं और देखते हैं। चलिए एक और एग्जांपल हम लेते हैं आपका। ऊपर जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया आपको, उससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सॉलिड के पार्टिकल्स में जो अट्रैक्शनल फोर्स होगा वो सबसे अधिक होगा, उससे कम लिक्विड में होगा, और सबसे कम किस में होगा, गैस में होगा। क्या? अट्रैक्शनल फोर्स बिटवीन पार्टिकल्स, अट्रैक्शनल फोर्स बिटवीन पार्टिकल्स। ठीक है, यहाँ पर हम सिर्फ एग्जाम्पल अब लेंगे एक सॉलिड का, कि कैसे सॉलिड के ही मैटर्स में अलग अलग सॉलिड होने के वजह से उनके बीच का अट्रैक्शनल फोर्स कम या ज़्यादा हो रहा है। यहाँ पर आपको एक चार्ट दिखाया गया है, जिससे हम स्कूल में ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं, वो चाक है आपका। इस चाक को अगर मैं कहूँ कि आप इसे तोड़ दीजिए, या फिर इसे एक हथौड़े से लेकर के और इस पे हम इसको तोड़ें, हथौड़े से लेकर के तोड़ें, तो हम छोटा सा बिल्कुल स्मॉल फोर्स लगाएंगे, स्मॉल फोर्स या फिर वीक फोर्स, थोड़ा सा ही फोर्स हम लगाएंगे
उतने से ही ये चाक क्या हो जाएगा, टूट करके और बिल्कुल एकदम पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, बदल जाएगा। ठीक, अब दूसरा एग्जाम्पल हम किसका लेंगे, आइस का। यहाँ पे हमने क्या लिया है, आइस लिया है, एक बर्फ लिया है। अब आप इमेजिन कीजिए कि क्या जितने फोर्स से ये चाक जो है टूट करके छोटे छोटे पार्टिकल्स में बदल गया था, उतना ही फोर्स लगाने पर क्या ये आइस भी उस तरीके से बदल जाएगा? तो जवाब होगा कि नहीं, उससे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। यानी कि जितना फोर्स हमने इस चाक को तोड़ने में लगाया, उससे ज़्यादा फोर्स हमको इस आइस क्यूब को तोड़ने में लगाना पड़ेगा। और तीसरा एग्जाम्पल है हमारा आयरन नेल, लोहे की कील। इसको तोड़ने के लिए हैमर से अगर हम हथौड़े से इसको बीट करें, कितना भी ज़्यादा पीटें, तो ये चाक के जैसे टूटेगा नहीं, ये चाक के जैसे टूटेगा नहीं। मीन्स कि इसके बीच के जो भी पार्टिकल्स हैं, उनमें जो अट्रैक्शनल फोर्स है वो सबसे ज़्यादा है, सबसे स्ट्रांग है। और इसकी तुलना में आइस के बीच का जो अट्रैक्शनल फोर्स है वो थोड़ा कम है, और चाक में जो अट्रैक्शनल फोर्स है पार्टिकल्स का वो सबसे कम है। तो हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि सॉलिड, लिक्विड और गैस में ही इस चीज़ को देख सकते हैं। सिर्फ सॉलिड में भी अलग अलग प्रकार का मैटर है, तो सब में अलग अलग अट्रैक्शनल फोर्स लगता है। जैसे वो मैटर पे डिपेंड करता है कि हमने कौन सा मैटर, कौन सा मटेरियल ले रखा है। जब हमने मटेरियल चाक लिया तो उनके पार्टिकल्स के बीच का जो अट्रैक्शनल फोर्स था थोड़ा कम था। जब हमने आइस लिया तो उनके बीच का, पार्टिकल्स के बीच का जो अट्रैक्शनल फोर्स था चाक से थोड़ा अधिक था। और हमने यहाँ पे जब नेल लिया, आयरन नेल, लोहे की कील, इसमें जो पार्टिकल्स के बीच का अट्रैक्शनल फोर्स था वो सबसे ज़्यादा था। इसी चीज़ को आप एक और तरीके से समझिए। जैसे एयर में, हवा में अगर हमको या आपको अपने हाथ को मूव करने के लिए कहा जाए, घुमाने के लिए कहा जाए, तो बहुत ही आसानी से हम और आप अपने हाथों को हवा में घुमा सकते हैं, मूव कर सकते हैं इधर उधर। बट वहीं अगर हम कहें कि आपको पानी के अंदर अपना हाथ डालना है और पानी के अंदर मूव कराना है, तो आप उस चीज़ को फील कर सकते हो कि एयर की तुलना में वाटर में जब हम अपना हाथ मूव करा रहे थे, इधर उधर घुमा रहे थे, तो हमें थोड़ा फोर्स अधिक लगाना पड़ रहा था। और जब अगले ही स्टेप में हमने क्या किया कि ये सैंड ले लिया, बालू ले लिया, और बालू में अपने हाथ को पूरी तरीके से अंदर डालकर और इसे पूरा बालू से ढक दिया। अब अगर हम कहें कि अब आप अपने हाथ को इसमें मूव कीजिए, घुमाइए, तो आप अपने हाथ को उतना आसानी से इसमें मूव नहीं करा सकते। क्यों? क्योंकि इसके पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शनल फोर्स बहुत ही ज़्यादा है, जिसकी वजह से हम आसानी से अपने हाथ को मूव नहीं कर सकते हैं। इसकी तुलना में इस वाटर में अट्रैक्शनल फोर्स जो था पार्टिकल्स का वो थोड़ा कम था, जिसकी वजह से हम अपना हाथ इसमें मूव कर ले रहे थे। और एयर में सबसे ज़्यादा कम था, जिससे कि हम बहुत ही आसानी से अपने हाथ को हवा में घुमा सकते थे। तो यहाँ से हम एक चीज़ निष्कर्ष निकाल सकते हैं, जो अट्रैक्शनल फोर्स होगा वो सॉलिड में सबसे ज़्यादा होगा, लिक्विड में उससे थोड़ा कम होगा, और गैस में सबसे कम होगा। क्या? इनके पार्टिकल्स के बीच का अट्रैक्शनल फोर्स। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक पत्थर लिया गया है, एक सॉलिड लिया गया है। पत्थर क्या है? एक सॉलिड है, स्टोन है। ये रिजिड होता है, ये बहुत ही ज़्यादा रिजिड होता है, मीन्स कि कठोर होता है। पत्थर जो है बहुत ज़्यादा कठोर होता है। यहाँ दूसरा एग्जाम्पल लिया गया मिल्क का, दूध का। ठीक है, तो ये एक लिक्विड है और इसे हम फ्लूइड कहेंगे, इसे हम क्या कह देंगे? फ्लूइड। और यहाँ पर एक ग्लास का जार लिया गया है, बर्तन लिया गया है शीशे का, जिसमें इसने क्लोरीन गैस भर रखी है, इसने क्लोरीन गैस भरा गया है। अब इस क्लोरीन गैस को भी हम क्या कह देंगे? फ्लूइड कह देंगे। क्यों? क्योंकि ये बह सकता है। फ्लूइड हम किसे कहते हैं?
अगर कोई आपसे पूछे कि फ्लूइड आप किसे कहेंगे, तो फ्लूइड का मतलब होता है तरल। इसका अर्थ समझाएं आपको, तो जो भी चीज बह सकती है उसे ही हम क्या कहते हैं, फ्लूइड कहते हैं। तो लिक्विड और गैस ये दोनों ही क्या होते हैं, लिक्विड एंड गैस दोनों ही क्या होते हैं, फ्लूइड होते हैं। इन्हें ही हम क्या कहते हैं, फ्लूइड। बट ये जो आपका स्टोन है ये बह नहीं सकता, इसको जहाँ रखेंगे वो एज इट इज वैसे वहीं पे पड़ा रहेगा और ये क्या होगा, रिजिड होगा। आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो रिजिड एंड फ्लूइड का ही है, जो कि मैंने ऊपर अभी आपको समझा ही दिया है कि जो सॉलिड होते हैं वो रिजिड होते हैं और जो लिक्विड और गैस होते हैं वो क्या होते हैं, फ्लूइड होते हैं। इसी को यहाँ पे फिर से बताया है कि देयर आर सम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर विच बाइंड देम टुगेदर। जो मैंने चाक और आयरन नेल और आइस क्यूब ये तीनों एग्जाम्पल जो मैंने लिया था, उसी एग्जाम्पल को ये कह रहा है, बता रहा है कि अलग अलग मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें अलग अलग अट्रैक्शनल फोर्स होता है, ठीक है, जो कि एक दूसरे को बांधे रहता है। दूसरा पॉइंट कह रहा है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द सेम सब्सटेंस इज नोन एज कोहेशन। ये एक टर्म है आपका कोहेशन। जब आप क्लास 11th में जाओगे तो इस चीज़ को बहुत ही डीपली पढ़ोगे आप कि कोहेशन किसे कहते हैं और एडहेशन किसे कहते हैं। अभी आपके सिलेबस में ये बहुत ज़्यादा डीपली इसको डिस्क्राइब नहीं किया गया है कोहेशन और एडहेशन के बारे में, बट इसका एक छोटा सा मैं आपको ओवरव्यू दे दूं तो कहा जा सकता है कि एक ही प्रकार का मैटर है, एक ही सब्सटेंस है, उनके पार्टिकल्स के बीच में जो भी अट्रैक्शनल फोर्स लग रहा है उसे हम कोहेशन कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे चलिए हम वाटर ले लेते हैं, पानी ले लेते हैं। अब ये एक प्रकार का सब्सटेंस है, एक प्रकार का पदार्थ है, ठीक। अब इनके पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसी फोर्स को हम क्या कह रहे हैं, कोहेशन कह रहे हैं, ठीक। या फिर यहाँ पर आपका स्टोन लिया गया है, पत्थर लिया गया है, इस स्टोन के पार्टिकल्स के बीच में जो भी अट्रैक्शनल फोर्स लग रहा है उसे ही हम क्या कह रहे हैं, फोर्स ऑफ कोहेशन कहते हैं या फिर सिंपली सिर्फ कोहेशन कहते हैं। और एडहेशन अगर हम बताएं, एडहेशन क्या होता है, तो इस एडहेशन में होता है कि दो सब्सटेंसों के पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शनल फोर्स लगेगा उसे फोर्स ऑफ एडहेशन कहेंगे। जैसे एक हम यहाँ पर पेपर ले रहे हैं, ये क्या है, हमारा पेपर है, और दूसरा जो मैटर लिया वो हमने ग्लू लिया, और इस ग्लू को इस पेपर पर लगा करके और चिपका दिया, तो होगा क्या कि इस पेपर के पार्टिकल्स में और इस ग्लू के पार्टिकल्स में अट्रैक्शनल फोर्स लगेंगे, तभी वो एक दूसरे से चिपक जाते हैं। जब भी आपकी कॉपी जो है, कॉपी की पेज फट जाती है या निकल जाता है, तो आप क्या करते हो कि सिंपली ग्लू लेते हो और इसी ग्लू से उस पेपर को चिपका देते हो, तो वो आपस में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग बॉन्ड से चिपक जाते हैं। तो हुआ क्या था कि ये जो पेपर था, पेपर और यहाँ पे ये हमने क्या लिया, ग्लू लिया। जब पेपर पर ग्लू को लगाया तो इस ग्लू और इस पेपर के बीच में अट्रैक्शनल फोर्स लग रहा है। यहाँ पर दो मैटर आ गए, दो सब्सटेंस आ गए हैं, तो दो अलग अलग मैटर के बीच में जो भी अट्रैक्शनल फोर्स लगेगा उसे फोर्स ऑफ एडहेशन या फिर सिंपली एडहेशन कहेंगे, ठीक है। अगला जो पॉइंट है हमारा वो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डिफरेंट इन द पार्टिकल ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ मैटर। कह रहा है कि जो अट्रैक्शनल फोर्स होता है वो अलग अलग प्रकार के मैटर में अलग अलग होता है। जैसे हम ऊपर ही एग्जांपल बता चुके हैं कि एक मैटर हमने चाक लिया, दूसरा मैटर हमने आइस क्यूब लिया था, और तीसरा मैटर हमने आयरन नेल लिया था। ये तीनों ही अलग अलग मैटर हैं, ये अलग मैटर है, ये अलग मैटर है और ये अलग मैटर है। अब इन तीनों में, तीनों के पार्टिकल्स में जो अट्रैक्शनल फोर्स था वो भी क्या था, अलग अलग था। तो इसी पॉइंट को यहाँ बताया गया है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है अलग अलग पार्टिकल्स में, अलग अलग काइंड के मैटर में, अलग अलग प्रकार के मैटर में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अलग अलग होता है।
अगर और एग्जाम्पल लेकर हम आपको समझाएं तो ये आपको एक कंप्यूटर दिखाया गया है। ये कंप्यूटर भी एक मैटर है, कंप्यूटर भी आपका क्या है, मैटर है। क्यों? क्योंकि इसमें भी कुछ न कुछ मास है और इसने भी कुछ न कुछ यहाँ पे जगह घेर रखा है, तो ये मैटर है। और दूसरी चीज़ हम पढ़ें कि मैटर है तो इसमें फिर क्या होंगे, बहुत ही छोटे छोटे क्या होंगे, पार्टिकल्स होंगे। अब इन पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शनल फोर्स लग रहा होगा उसके तुलना में ये जो यहाँ पे कार लिया गया है, इस कार के पार्टिकल्स के बीच का अट्रैक्शनल फोर्स कुछ और होगा। यहाँ पे जो कैरेट लिया गया है, गाजर, इसके बीच, इसके पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शनल फोर्स होगा वो कुछ अलग ही होगा। जो बुक लिया गया है, बुक के पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शनल फोर्स अलग होगा। कप के पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शनल फोर्स अलग होगा। तो हम कह सकते हैं कि अलग अलग मैटर के पार्टिकल्स के बीच का जो अट्रैक्शनल फोर्स होता है वो अलग अलग होता है। ये जो पॉइंट कह रहा है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मैक्सिमम इन द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड मैटर एंड मिनिमम इन द पार्टिकल्स ऑफ गैसियस मैटर। इसको हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में होता है वो सबसे ज़्यादा होता है और गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होता है। और जो दूसरा पॉइंट कह रहा है कि वो रिजिड का मतलब क्या होता है। रिजिड मीन्स अनबेंडिंग और इनफ्लेक्सिबल। रिजिड मीन्स कठोर, जो कि मुड़ ना सके, उसे ही हम क्या कहेंगे, रिजिड कहेंगे। फिर फ्लूइड के बारे में बता रहा है कि फ्लूइड क्या है। तो फ्लूइड का मतलब भी मैंने समझाया कि एक ऐसा मटेरियल जो आसानी से बह सके और उसको रखने के लिए किसी एक बर्तन की ज़रूरत हो, किसी एक वेसल की ज़रूरत पड़े, उसे ही हम क्या कहेंगे, फ्लूइड कहेंगे। आप कहेंगे कि फ्लूइड को रखने के लिए बर्तन की क्यों ज़रूरत है, हम ऐसे भी तो रख सकते हैं। अरे भाई, अगर तुम पानी को किसी एक सरफेस पे रख दोगे तो वो क्या होगा, पानी इधर उधर बहने लगेगा। पानी क्या होगा, इधर उधर बहने लगेगा। तो उसको रखने के लिए हमको एक बर्तन की ज़रूरत पड़ती है, जो कि यहाँ पे हमने एक कोनिकल फ्लास्क लिया है और इसमें वाटर को रखा है। वैसे ही जो गैस है उसे भी रखने के लिए एक बर्तन की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम गैस को बर्तन में नहीं रखेंगे, सारा का सारा गैस बह करके और इधर उधर फैल जाएगा। ठीक है। अब आगे जो टॉपिक है सॉलिड। आपको पता है सॉलिड क्या है। मैटर का एक रिजिड फॉर्म होता है, उसे ही हम सॉलिड कहते हैं। जो हम इतने दिन से मैटर मैटर पढ़ रहे हैं उसके कई फॉर्म होते हैं, उसके कई रूप होते हैं। तो जो रिजिड वाला रूप है, जो कठोर रूप है, रिजिड मीन्स कठोर, मैटर का जो कठोर रूप है उसी को हम क्या कह देते हैं, सॉलिड कह देते हैं। ठीक है। यहाँ पे लिक्विड के बारे में बताया है कि लिक्विड क्या है। तो हमने बताया कि लिक्विड वो है जो बह सके, जिसे हम फ्लूइड कहें, और उसको रखने के लिए एक बर्तन की ज़रूरत हो। और वो लिक्विड क्या करता है कि जो भी बर्तन हमने लिया है उसके लोअर पार्ट, उसके निचले हिस्से को घेर लेता है। जैसे यहाँ पर आपने कोनिकल फ्लास्क देखा, इसमें लिक्विड भरा है। तो जब भी हम इसमें लिक्विड डालेंगे तो ये कोनिकल फ्लास्क का जो लोअर पार्ट है, जो निचला हिस्सा है, सबसे पहले ये इसे ही फिल करेगा, इसे ही भरेगा। जबकि गैस में ऐसा नहीं होता है। गैस, अगर इसमें हम ऑक्सीजन गैस डालें तो वो ऑक्सीजन गैस ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसके लोअर पार्ट में ही रहेगा, वो इस बर्तन के पूरे हिस्से में, इस फ्लास्क के पूरे हिस्से में ही भर जाएगा। चाहे वो ऑक्सीजन गैस हम थोड़ा सा लिए हो या फिर बहुत ज़्यादा मात्रा में लिया हो, किसी भी कंडीशन में ये पूरे बर्तन को क्या कर देगा, फिल कर देगा, पूरे फ्लास्क को भर देगा। यहाँ इस फिगर में यही दिखाया गया है कि सॉलिड कैन नॉट फ्लो सो दे आर नॉट फ्लूइड। मीन्स कि सॉलिड बह नहीं सकता है इसलिए उसे हम फ्लूइड नहीं कहेंगे, जबकि लिक्विड और गैस ये दोनों बह सकते हैं, इसलिए लिक्विड और गैस दोनों को ही हम क्या कहते हैं, फ्लूइड्स कहते हैं। और लिक्विड जिस भी बर्तन में रखा जाएगा उस बर्तन के लोअर पार्ट को फिल करेगा, जबकि जो गैस है वो उस बर्तन के पूरे ही हिस्से को भर देगा। अब अगला जो टॉपिक है वो गैस है। गैस क्या है, ठीक है। गैस भी
एक फ्लूइड फॉर्म ऑफ मैटर है, यानी कि मैटर का, पदार्थ का एक फ्लूइड रूप है, फ्लूइड फॉर्म है, बहने वाला रूप है, जो कि पूरे ही बर्तन को भर देता है। जिस भी बर्तन में रखा जाता है उस पूरे बर्तन को वो क्या कर देता है, फिल कर देता है। ठीक, तो लिक्विड और गैस को हम क्या कह रहे हैं, फ्लूइड कह रहे हैं। और लिक्विड और गैसेस की कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं, इनके गुण क्या हैं? इनके गुण यही है कि ये आसानी से बह जाता है। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिक्विड एंड गैस फ्लोइंग इजली इज कॉल्ड फ्लूइडिटी। यानी कि आपसे कोई पूछे कि फ्लूइडिटी क्या है, तो हम कह सकते हैं कि लिक्विड और गैस का वह गुण जिससे कि वो आसानी से बह जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, फ्लूइडिटी कहते हैं बच्चों। ठीक है, अब देखिए आगे इस फिगर में दिखाया गया है कि एक सॉलिड है, एक लिक्विड है और नीचे ये आपका एक गैस है। अब ये सॉलिड जो है ये फ्लूइड क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं बह रहा? ये इसलिए नहीं बह रहा कि इनके जो पार्टिकल्स हैं, इनके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, इनके बीच में अट्रैक्शनल फोर्स ऑफ बॉन्डिंग बहुत ही ज़्यादा है। मीन्स कि ये एक दूसरे को बहुत ज़्यादा फोर्स से बांधे हुए हैं, जिसके वजह से ये बह नहीं रहा है। जबकि ये जो लिक्विड है, इनके पार्टिकल्स जो हैं थोड़े दूरी दूरी पे हैं, इनके पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शनल फोर्स है वो इस सॉलिड के तुलना में क्या है, कम है, जिसकी वजह से ये क्या हो जा रहा है, आसानी से बह जा रहा है। और गैस जो है, इनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस और भी ज़्यादा है, जिसकी वजह से इनके बीच का अट्रैक्शनल फोर्स, आकर्षण बल बहुत ही कम है और ये आसानी से बह जाते हैं। आज के लेक्चर में बस इतना ही। आगे जो हमने आपको नोट्स दिया हुआ है वो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आप अपने नोटबुक में इस नोट्स को ज़रूर लिखिए, क्योंकि जो चीज़ें मैंने समझाई वो चीज़ कल को आप भूल सकते हो, और रिवाइज करने के लिए कम से कम समय में उस चीज़ को रिकॉल करने के लिए ये चीज़ आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। चलिए, जैसा कि मैं नोट्स को भी आपको एक रिवीजन के माध्यम से क्विक रिव्यू में आपको इस चीज़ को मैं समझा दूं कि हमने अभी तक जो इस लेक्चर में पढ़ा उसी चीज़ को हम आपको बहुत ही आसान भाषा में लिख करके दिए हुए हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं, पदार्थ के जो कण होते हैं, उनके क्या गुण हैं, क्या उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है कि उनके पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है कि उनके पार्टिकल्स लगातार मूव करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। और चौथा कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, आकर्षित कर रहे होते हैं अपनी तरफ। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें मैंने लिखा है कि कुछ न कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है मैटर के पार्टिकल्स के बीच में लगता है और वो एक दूसरे को बांधे रहते हैं। अगला पॉइंट है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है पार्टिकल्स के बीच में, अगर सेम सब्सटेंस है, मैटर सेम है, और उनके पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसे ही हम क्या कहते हैं, कोहेशन कहते हैं। और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो मैक्सिमम होता है किसमें, सॉलिड में, और मिनिमम होता है किसमें, गैस में। यानी कि सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें होगा, सॉलिड के पार्टिकल्स में होगा, और सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें होगा, तो गैस में होगा। अब आगे जो है रिजिड, रिजिड का मतलब होता है अनबेंडिंग और इनफ्लेक्सिबल, यानी कि जिसे मोड़ा न जा सके उसे ही हम क्या कह दे रहे हैं, रिजिड कह दे रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपका पत्थर, स्टोन है, ईटा है, आयरन रॉड है, ये सभी क्या हैं, रिजिड हैं। और ये सॉलिड इज ए रिजिड फॉर्म ऑफ मैटर। ये भी मैंने बताया कि जो सॉलिड है वो मैटर का एक कठोर रूप है, मैटर का ही एक रिजिड रूप होता है। फ्लूइड के बारे में हमने पढ़ा कि फ्लूइड का मतलब ये होता है कि एक ऐसा मटेरियल जो आसानी से फ्लो कर जाए, जो आसानी से बह जाए, और उसे रखने के लिए किसी एक बर्तन की ज़रूरत पड़े, उसे ही हम फ्लूइड कहते हैं। और हमने ये भी बताया कि लिक्विड और गैस दोनों ही फ्लूइड होते हैं, और सॉलिड जो होता है वो क्या होता है, रिजिड होता है। एग्जाम्पल में देखिए फ्लूइड के, मिल्क है, वाटर है, अल्कोहल है, एयर है, ऑक्सीजन गैस है, क्लोरीन गैस है, ये सभी के सभी क्या हैं, फ्लूइड हैं। तो आगे हम ये चीज़ पढ़ चुके हैं कि लिक्विड और गैस क्या होते हैं, फ्लूइड के अंदर आते हैं।
और जो लिक्विड है वो मैटर का एक फ्लूइड रूप है जो कि बर्तन के निचले हिस्से को भरता है, जबकि गैस जो है मैटर का वो फ्लूइड रूप है जो पूरे ही बर्तन को भर देता है जिस भी बर्तन में उसको रखा जाता है। फ्लूइडिटी को हमने समझा पढ़ा कि हाँ फ्लूइडिटी क्या है। तो फ्लूइडिटी जो है किसी भी लिक्विड या गैस का एक गुण है जो कि आसानी से बह जाए, उसी गुण को हम क्या कहते हैं, फ्लूइडिटी कहते हैं। आशा करते हैं कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा, आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। और अगर इसमें कोई भी डाउट आपको रह गया, कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट है जो कि आपको समझ नहीं आया है, तो आप कमेंट सेक्शन में उस चीज़ को लिख दीजिए, मैं उसको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा आपके लिए। और बच्चों, वीडियो आपको अगर अच्छी लग रही है, चीज़ें समझ आ रही हैं, तो उसको आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट लेक्चर डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।